जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका YouTube के रेंचो साइंस अकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन को स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले लोग समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक ऊर्जा होती है जो मानव नेत्र को या किसी भी नेत्र को एक ऐसी ऊर्जा देती है जिसके कारण वो कोई वस्तु को, किसी वस्तु को देख सकता है। हम जब कभी किसी वस्तु को देखते हैं तो उसके पीछे सिंपल सा कारण होता है। सपोज हम लोग इस मार्कर को देख रहे हैं, तो इस मार्कर को देखने का सिंपल सा कारण है कि जो लाइट इस मार्कर पर पड़ रहा है, उस मार्कर से लाइट परावर्तित होकर हम लोग के नेत्र में, हम लोग के आंख में आ रहा है। इससे हम लोग के आंख में प्रकाश आ रहा है, इसीलिए हम लोग इसको देख पा रहे हैं। जिस वस्तु से प्रकाश हम लोगों के आंख में नहीं आता है, हम लोग उस वस्तु को देख नहीं पाते हैं। जैसे अगर रूम अंधेरा हो तो अंधेरे रूम में अगर कोई वस्तु रखी हुई होती है तो अंधेरे रूम में प्रकाश तो होता नहीं, तो उस वस्तु पर प्रकाश पड़ता नहीं, तो वहां से हम लोग के आंख में प्रकाश कोई आता नहीं, इसलिए लोग उस वस्तु को देख नहीं पाते। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक ऊर्जा होती है, यह एक ऊर्जा होती है जो नेत्रों को, मानव नेत्रों को, ऐसे किसी भी नेत्र के लिए चलेगा लेकिन हम लोग मानव के लिए पढ़ रहे हैं, मानव नेत्रों को प्रकाश क्या होती है? यह एक ऊर्जा होती है जो मानव नेत्रों को इस रंग बिरंगे संसार को देखने के योग्य बनाती है। प्रकाश क्या होती है? एक ऊर्जा होती है जो मानव नेत्रों को कोई रंग बिरंगा, मतलब कुछ कोई भी वस्तु हो सकता है, रंग बिरंगा संसार भी हो सकता है, उसको देखने के योग्य बनाती है। मानव प्रकाश का कुछ स्पेशल गुण भी होता है, उसमें से एक महत्वपूर्ण गुण है, उसको देखते हैं। प्रकाश क्या करती है? प्रकाश हमेशा ऋजु रेखीय सिद्धांत का पालन करती है। कहने का मतलब, अर्थात प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी स्रोत से, प्रकाश स्रोत से, मतलब जहां से प्रकाश निकलता है, जैसे कोई बल्ब है, उस बल्ब से प्रकाश निकलता है, तो वहां से जो प्रकाश निकलता है तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। मतलब एक स्रोत है, सपोज एक स्रोत है, ये बल्ब है, ये एक बल्ब है, यहां से ये बल्ब जल रहा है, तो जल रहा है, इससे प्रकाश का किरण निकल रहा है, तो जो प्रकाश का किरण निकल रहा है, प्रकाश का किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा। जो प्रकाश का किरण यहाँ से निकला वो ऐसे सीधा जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि प्रकाश से ऐसे जाते जाते लास्ट में से मुड़ने लगा, ये कभी नहीं होगा, ये होगा। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कभी भी अपनी दिशा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, कर्व नहीं होता है। जिस तरफ जाएगा, जिधर भी जाएगा, प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में जाता है। यही कारण है कि किसी दीवार के पीछे कोई वस्तु रखी होती है तो उसको हम लोग नहीं देख पाते। दीवार के पीछे अगर कोई वस्तु रखी होती है तो उसको हम लोग नहीं देखते। तो उसके सिंपल सा कारण कि दीवार के पीछे अगर कोई वस्तु, सपोज ये दीवार है और दीवार के पीछे कोई वस्तु रखा हुआ है, तो यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा, इस यहाँ से जो प्रकाश उत्पन्न होगा, प्रकाश परावर्तित होगा, प्रकाश वहां से आगे बढ़ेगा, वो प्रकाश मुड़ के मेरी आंखों में नहीं आ सकता। वो प्रकाश वहां से निकला, सीधा उधर निकल जाएगा, उधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा। यहाँ तो दीवार है, तो दीवार के पीछे अगर कोई वस्तु रखे तो वहां से प्रकाश मेरे आंख में सीधा नहीं आ सकता। तो यहाँ से प्रकाश निकला वो ऐसे टेढ़ा नहीं आएगा मेरे आंख में, वो सीधा सीधा जाएगा जिधर जाएगा।
तो वहां से प्रकाश जब मेरी आंख में नहीं पड़ेगा तो हम लोग उस वस्तु को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। चलिए, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, और इसके लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए, हम लोग का अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। होता क्या है, देखिए, अगर कोई वस्तु कहीं पर रखी हुई, सपोज एक दर्पण यहाँ है। दर्पण कहने को जो हम लोग सुबह में फेस देखते हैं जिस शीशे में जाके, उसको दर्पण कहा जाता है। तो उस दर्पण का हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक दर्पण रखा हुआ है। इस दर्पण को फिर से पढ़ना अपने को, इसको समतल दर्पण कहा जाता है। इसको फिर से आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक दर्पण यहाँ रखा हुआ और यहाँ से एक स्रोत है, यहाँ पर प्रकाश का एक स्रोत है। ये बल्ब मान लीजिए इसको, ये प्रकाश का स्रोत है। यहाँ से प्रकाश निकला, बहुत सारे प्रकाश की किरणें निकल रही होंगी, बहुत सारे प्रकाश की किरणें निकल रही होगी। उसमें से एक प्रकाश का किरण का हम बात करते हैं। सपोज एक प्रकाश का किरण यहाँ से निकला और ये यहाँ गया। ये देखिए, प्रकाश का किरण जा रहा है, सीधे रेखा में गया, लेकिन सामने इसको मिल गया दर्पण। कुछ ऐसे इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसे वस्तुएं या कुछ ऐसी सतहें हैं जो जिससे प्रकाश परावर्तित होती है। कुछ जो पदार्थ होते हैं, कुछ पदार्थ में अलग अलग गुण होता है। कुछ पदार्थ प्रकाश को पूरा सोख लेते हैं, कुछ भी परावर्तित नहीं करते। कुछ प्रकाश जो होते हैं जो कुछ सोखते हैं और कुछ को परावर्तित कर देते हैं। जबकि कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो पूरी प्रकाश जो आता है उसको पूरा परावर्तित कर देते हैं। तभी हम दर्पण का बात करते हैं। इसमें मैक्सिमम प्रकाश जो गया उसको मैक्सिमम कोई परावर्तित कर देता है, अपने पास सोखता कम, अवशोषित कम को करता है। जबकि मिट्टी का बात कर लिए, बहुत सारी चीज़ों का जो चमकता नहीं है उनका बात करें तो मैक्सिमम को सोख लेते हैं, कुछ को परावर्तित करने देते हैं, मैक्सिमम को सोख लेते हैं। हम दर्पण का बात करें, ये चमकदार होता है। ऐसे बहुत सारी चमकती कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे बोर्ड भी चमक रहा है आपका, तो ये मैक्सिमम प्रकाश को परावर्तित करता है। तो ये दर्पण का बात करते हैं। दर्पण पर प्रकाश की किरण गया, ये जिस माध्यम से गया है, ये दर्पण है। दर्पण के पहले इधर हवा है, वायु है, वायु, और उस साइड भी वायु होगा। तो जो प्रकाश का किरण इस पर गया और यहाँ पर जाने के बाद वापस टकरा के इधर ही आ जाए। जो प्रकाश की किरण गया है दर्पण से या किसी चमकदार सतह से, परावर्तित सतह से टकराया और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाए, जिस माध्यम से गया था उसी माध्यम में लौट आए, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। फिर से देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होते हुए किसी परावर्तक सतह पर टकराती है और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, माध्यम का मतलब क्या होता है? तो माध्यम का मतलब है कि प्रकाश जिस पदार्थ से पास करता है, और प्रकाश जिस पदार्थ से पास करता है उसे माध्यम कहा जाता है, उस प्रकाश का। जैसे अभी यहाँ पर प्रकाश वायु से पास कर रहा है, हवा से पास कर रहा है, तो ये वायु भी माध्यम है प्रकाश का। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर पानी वो रखा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, जार रखा हुआ है, टब रखा हुआ है, और यहाँ पर पानी भरा हुआ है। इस टब में पानी भरा हुआ है और यहाँ पर बीच में एक कांच का टुकड़ा रखा हुआ है, कांच का टुकड़ा। यहाँ पर ऊपर क्या है? वायु है। ये क्या है? पानी है। ये क्या है? कांच। अगर कोई बल्ब यहाँ पर हम जला दें, कोई स्रोत, टॉर्च ले लेते हैं, कोई टॉर्च ले लें और टॉर्च से हम इस पर, मतलब इस तरह से हम जलाते हैं इसको, तो यहाँ से जो प्रकाश का किरण निकलेगा, इस टॉर्च से जो प्रकाश का किरण निकलेगा, प्रकाश का किरण पहले तो हवा से पास करेगा, हवा से पास किया, पास करके पानी में जाएगा, जो भी होगा, लेकिन पानी में जरूर जाएगा। यहाँ पर कुछ घटना घटती है, इसको अपवर्तन करते हुए बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हवा से पक्का वो पानी में जाएगा, और पानी से फिर कांच में जाएगा, गया, और कांच से आगे बढ़ते हुए फिर से
पानी में आ जाएगा, पानी से फिर नीचे निकल जाएगा। अगर यहाँ पर हम माध्यम का बात करें कि किन किन माध्यमों से वो प्रकाश की किरण पास हुई, तो देखिए सबसे पहले वायु से पास किया, तो यहाँ पर वायु पहला माध्यम इसका वायु है, उसके बाद पानी में गया तो पानी इसका दूसरा माध्यम हो गया, फिर कांच इसका तीसरा माध्यम हो गया, फिर से पानी इसका चौथा माध्यम हो गया। माध्यम समझ में आया? प्रकाश जिस चीज से, जिस पदार्थ से पास करता है उसे उसका माध्यम कहा जाता है। प्रकाश वायु से पास कर रहा है, वायु माध्यम हो गया। प्रकाश पानी से पास कर रहा है, पानी माध्यम हो गया। प्रकाश कांच से पास कर रहा है तो कांच माध्यम हो गया और फिर से पानी में गया। जिन जिन पदार्थों से प्रकाश पास करता है उसे उसका माध्यम कहा जाता है। यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन जो हम बता रहे हैं, जो प्रकाश का परावर्तन बता रहे हैं, इसमें हम क्या बताए कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आता है और आने के बाद किसी परावर्तित सतह से टकराता है, टकरा के वापस अगर उसी माध्यम में लौट जाता है, प्रकाश आया, टकराया, टकरा के अगर वापस उसी माध्यम में लौट गया, तो इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। चलिए, तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, कुछ नाम है इन सब चीजों का, देखते हैं क्या क्या नाम है। तो इसको हम क्या बोले थे? दर्पण बोले थे। सबसे पहले प्रकाश परावर्तन को डिफाइन कर देते हैं। डेफिनेशन इसका देख लीजिए। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आते हुए किसी परावर्तक सतह पर सतह से टकराती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आते हुए किसी परावर्तक सतह से टकराती है और टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपली जब प्रकाश किसी माध्यम से आती है, किसी परावर्तक सतह से टकराती है और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। चलिए इस पिक्चर को फिर से वापस ड्रॉ करते हैं। यह दर्पण, इसमें कुछ नाम है, देखते हैं पहले। ये प्रकाश का किरण है, ये दर्पण है, आपतित मतलब किरण है, प्रकाश की किरण जो इस दर्पण से टकरा के वापस इसी माध्यम में रिटर्न आ गई, वापस लौट गई। यहाँ प्रकाश का परावर्तन हुआ है। इसमें ये दर्पण है, ये जो बिंदु, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आई, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है। ये जो किरण आई, इस किरण का नाम है आपतित किरण। जो परावर्तित होके गई उस किरण का नाम है परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर आई, अगर उस बिंदु पर हम एक लंब ड्रॉ करें, इस परावर्तक सतह पर इस बिंदु से होते हुए एक लंब अगर हम लोग ड्रॉ करें, तो इसका नाम है अभिलंब।
इसका नाम है अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये आपतन बिंदु है। अच्छा, यहाँ पर दो कोण बनता है, देखते हैं कि इसका क्या नाम है। एक कोण बना है आपतित किरण और अभिलंब के बीच, एक कोण है आपतित किरण और अभिलंब के बीच। इस कोण को कहते हैं आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है इंग्लिश में। हिंदी में आपतन कोण, जिसको आई से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट किया जाता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना, उस कोण को कहते हैं परावर्तन कोण, जिसको आर से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यहाँ पर डायग्राम से हम लोग समझ पाए इस चीज को। अब हम लोग हर एक टर्म को डिफाइन करेंगे, आपतित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, ये सब क्या है, ये क्या है, सब चीज को एक एक करके डिफाइन करते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वही हम कर दिए थे उस टाइम। चलिए इसके हर एक टर्म्स को हम लोग डिफाइन करेंगे, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतन कोण, परावर्तन कोण, सबको एक एक करके डिफाइन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम आपतित किरण पर आते हैं। आपतित किरण क्या होता है? आपतित किरण प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण, या तो दर्पण पर गिरने वाली किरण, दर्पण पर आने वाली किरण को कहा जाता है आपतित किरण। कोई दर्पण, उस पर जो किरण आ रही होगी, जैसे बल्ब ये है और यहाँ पर कोई दर्पण है, तो इस बल्ब से जो प्रकाश की किरण इस पर आ रही होगी, उससे कहा जाता है आपतित किरण। दर्पण पर आने वाली किरण, दर्पण पर आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। कहलाती है। अगला है परावर्तित किरण। आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो किरण बनता है, नया किरण जो आता है, उस किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण। या कह सकते हैं दर्पण से परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरण, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरण कहलाती है परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण, देखिए इसको क्या कहते हैं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। परावर्तित किरण कहलाती है। अब है आपतन बिंदु। चलिए फर्स्ट टर्म आपतन बिंदु। दर्पण पर वह बिंदु जिस पर आपतित किरण आती है, दर्पण पर वह बिंदु जिस पर आपतित किरण आती है, उसे कहा जाता है आपतन बिंदु। दर्पण पर वह बिंदु या दर्पण का वह बिंदु, दर्पण का वह बिंदु जिस पर आपतित किरण आती है, दर्पण का वह बिंदु जिस पर आपतित किरण आती है, आपतन बिंदु कहलाता है। आपतन बिंदु कहलाता है। ठीक है, अब अगला टर्म है अभिलंब।
देखिए अभिलंब क्या होता है, अभिलंब दर्पण पर आपतन बिंदु से लंबवत जो लाइन खींची जाती है, दर्पण पर या परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु से जो लंबवत लाइन खींची जाती है उसे कहा जाता है अभिलंब। दर्पण पर आपतन बिंदु आधार क्या देखें, दर्पण पर आपतन बिंदु पर प्रकाश परिवर्तन होता है। खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। दर्पण पर आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अच्छा, अभिलंब है उसका मतलब आप समझते हैं। अभिलंब होने का मतलब क्या है कि दर्पण के सतह पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अभिलंब को हमेशा ध्यान रखिए, लंबवत होता है। लंबवत का मतलब है कि दर्पण का जो सतह है, इस दर्पण के सतह से ये जो अभिलंब वो 90 डिग्री कोण बनाएगा। मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये जो है 90 डिग्री कोण बनता है इनके बीच। ये कभी कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में काम आते हैं, ध्यान रखेंगे यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हमारा आपतन बिंदु, सॉरी आपतन कोण और परावर्तन कोण, दो बच गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हम लोग का आपतन कोण। चलिए 5वां पॉइंट होगा आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहा जाता है। कहा जाता है। इसे आई से डिनोट करते हैं, आई। इसे आई से सूचित किया जाता है। किया जाता है। अच्छा, अगला परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। परावर्तन कोण कहा जाता है। इसे आर से सूचित किया जाता है। आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग का सारा पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन अपने को दिया जाए, ये है सतह, परावर्तक सतह, और एक किरण आया, आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, एरो से पता चल जाता है, और ये रहा अभिलंब, और आपको दिया गया है
ये एंगल आपको दिया गया है 30 डिग्री, ये एंगल आपको दिया गया है 30 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है कि आपतन कोण कितना होगा, क्वेश्चन मार्क, आपतन कोण कितना होगा। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, ये डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये परावर्तक सतह है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, तो ये रहा अभिलंब। आपको ये एंगल दिया गया है 30 डिग्री और आपसे पूछा जा रहा है कि आपतन कोण कितना होगा। तो आपतन कोण का मतलब आप समझते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को, मतलब इस कोण को कहा गया है आपतन कोण, तो ये निकालना है। अभी कुछ देर पहले आपको बताइए, उस पिक्चर को ध्यान से देखिए। तो अभिलंब और परावर्तक सतह के बीच कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है। वहां देख लीजिए, क्योंकि ये लंब होता है इस पर, तो ये 90 डिग्री कोण बनता है, ये 90 डिग्री कोण बनता। अभी लंब है, उसका मतलब परावर्तक सतह उसके बीच 90 डिग्री कोण बनता है, तो ये एंगल टोटल 90 डिग्री है। मतलब क्या है, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल 90 डिग्री है। तो 90 में से अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना बचेगा, आपतन कोण कितना होगा 90 डिग्री। टोटल 90 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस कर दें तो बन जाएगा आपतन कोण आ जाएगा। मतलब यहाँ हम आपतन कोण का बात करें कि आपतन कोण कितना है, आपतन कोण कितना है, तो ये 30 डिग्री है, 90 डिग्री टोटल जो आपको मिला टोटल 90 डिग्री, उसमें से कितना 30 डिग्री को माइनस कर देंगे। अगर 30 डिग्री को माइनस कर देंगे क्या बचेगा 60 डिग्री। यही 60 डिग्री क्या हो जाएगा आपतन कोण, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो कभी इस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां आपतन कोण आपको निकालने के लिए कहा जाए। परावर्तक सतह पर लंब होता है अभिलंब, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये 90 डिग्री टोटल एंगल 90 डिग्री होता है। 90 में से ये 30 है तो 100% ये 60 होगा। अगर ये आपका 30 होता तो ये 60 होता, टोटल जोड़ने पर 90 आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अगला टॉपिक हम लोग होगा परावर्तन का नियम। चलिए उस पर चर्चा करेंगे। चलिए अगला टॉपिक हम लोग का परावर्तन का नियम, इसको स्टडी करते हैं। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वीवीआई। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ध्यान दीजिए। पहला नियम कहता है, परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल I और एंगल R दोनों बराबर होते हैं। कहने का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही सेम चीज हम लोग ध्यान से देखें तो सेम चीज हम लोग कैरम बोर्ड जब खेलते हैं तो कैरम बोर्ड में सेम चीज नजर आता है। कैरम बोर्ड का हम लोग चर्चा करें तो इसमें सेम चीज नजर आता है। अगर स्ट्राइकर यहाँ है और हम लोग जब यहाँ हिट करते हैं, इस पॉइंट पे हिट करते हैं तो कभी इसी साइड रिटर्न नहीं आता, ये हमेशा इस साइड जाता है। अगर हम लोग यहाँ हिट करें तो ये यहाँ जाता है ऐसे। सपोज यहाँ हिट करते हैं तो ये और फैल के इधर जाएगा। होता क्या है, जब हम लोग नजदीक यहीं पर हिट करते हैं, यहाँ पर हिट करते हैं तो सीधा आ जाता है नीचे। जब हम लोग यहाँ हिट करते हैं तो थोड़ा सा एंगल बनाता है, इधर जाता है। जब हम लोग थोड़ा सा और दूर पर हिट करते हैं तो थोड़ा और एंगल बना के जाता है, और ज़्यादा हिट करते तो और दूर जाता है और एंगल बनाता है। सीधा हमारे सीधा आ गया, थोड़ा सा एंगल बढ़ाए तो हल्का सा एंगल मोड़ के चला गया, थोड़ा और ज़्यादा एंगल रखे तो थोड़ा और दूर पे गया। ये बिल्कुल जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं परावर्तन का नियम, इसी सेम नियम को ये फॉलो करता है। चलिए इसका पहले नियम देखते हैं। परावर्तन का पहला नियम कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए आपतन कोण, पहला नियम है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। वो आपतन कोण लिखे थे ना, आई जगह आपतन कोण लिखे थी, आई और आर। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कोण आई
बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, सेकेंड नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये देखिए अभिलंब है, हमेशा तीनों देखिए एक ही बिंदु पर आया हुआ है। कभी ऐसा पॉसिबल है कि आप सोच के देखिए, कभी ऐसा पॉसिबल है कि दर्पण ये रहा और आपतित किरण यहाँ पर है, इस पॉइंट पर आया आपतित किरण, अभिलंब यहाँ खिंचाएगा और परावर्तन यहाँ से हो, आपतित किरण यहाँ से आए, अभिलंब यहाँ, और परावर्तन इस मतलब परावर्तित किरण यहाँ से निकले, ऐसे कभी पॉसिबल नहीं है। जिस पॉइंट पर आपतित किरण आएगा वहीं से परावर्तन भी होगा और वहीं पर हम लोग अभिलंब भी ड्रॉ करते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है, कभी अलग अलग नहीं हो सकता। इसके साथ साथ एक और चीज होता है, तीनों एक ही सतह पर होता है, एक ही सतह के एक ही बिंदु पर होता है। एक ही सतह कहने का मतलब ऐसा कभी नहीं पॉसिबल होगा कि आपतित किरण इस सतह पर आया हो, इस सतह पर, और परावर्तन इस सतह से हो रहा, ऐसा कभी पॉसिबल, परावर्तन इस सतह से हो रहा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। जिस सतह पर आपतित किरण आएगा, जिस सतह के जिस बिंदु पर आएगा, उसी सतह के उसी बिंदु से परावर्तन होगा और उसी पर हम लोग अभिलंब भी ड्रॉ करते हैं। तो सिंपली सेकेंड नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो अभिलंब हम लोग ड्रॉ करते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर और एक ही सतह, मतलब एक ही सतह के एक ही बिंदु पर होता है। चलिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर तथा एक ही बिंदु पर होता है। एक ही तल मतलब एक ही सतह, एक ही तल मतलब एक ही सतह पर और एक ही बिंदु पर होता है। ये कहता है सेकेंड नियम। दो नियम ध्यान रखिए, आप पहला फिर से सुन लीजिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर। और दूसरा कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब ड्रॉ करते हैं वो तीनों एक ही बिंदु पर एक ही तल पर होता है। चलिए, तो परावर्तन का नियम कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, सपोज एक दर्पण आपको दिया गया है, एक परावर्तक सतह दिया गया, एक दर्पण दिया गया, ये दर्पण दिया गया है और ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये रहा अभिलंब। ये एंगल आपको दिया गया है 30 डिग्री, ये एंगल दिया गया है 30 डिग्री। आप बताइए कौन सा एंगल होगा, चूंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना इसलिए एंगल होगा आपतन कोण। ये आपतन कोण दिया हुआ आपको 30 डिग्री, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा परावर्तन कोण बताइए, आपतन कोण 30 डिग्री दिया गया और परावर्तन कोण पूछ रहा है, तो चूंकि दोनों बराबर होते हैं हमेशा, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए परावर्तन कोण में कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। चूंकि कोण आई बराबर कोण आर, तो कोण आई अगर आपका 30 डिग्री तो कोण आर भी आपका हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चंस को देखते हैं। एक क्वेश्चन लीजिए, सपोज ये दर्पण है, ये प्रकाश की किरण, परावर्तन हुआ, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये रहा अभिलंब। आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, आपको ये वाला एंगल दिया गया 30 डिग्री और आपसे पूछा जा रहा है परावर्तन कोण कितना होगा।
ये आपको 30 डिग्री दिया गया, पूछा जा रहा है परावर्तन कोण, आपको आपसे पूछा जा रहा है परावर्तन कोण कितना होगा। ये क्वेश्चन आपका, इसको कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग ये जरूर जानते हैं कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। ये अपने को फाइंड करना है, तो परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों बराबर होता है। तो अगर अपने को आपतन कोण पता चल जाए तो परावर्तन कोण भी आसानी से पता चल जाएगा, सेम सेम होता है। तो हम कोशिश करते हैं पहले आपतन कोण निकालने का, ये आपतन कोण निकालने की कोशिश करते हैं। और कुछ देर पहले आपको बताया गया था कि ये टोटल कितना होता है, ये टोटल दर्पण और अभिलंब एक दूसरे पर लंब होते हैं, मतलब इनके बीच टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल ये एंगल बना 90 डिग्री। यहाँ से देखिए ये टोटल एंगल बना 90 डिग्री। तो 90 में से अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कुछ देर पहले एक वीडियो में आपको बताया गया है। ये वीडियो अगर ये 30 डिग्री आपको दिया तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। ये 60 डिग्री क्या मिला, आपतन कोण। जब आपतन कोण आपका 60 डिग्री पता चल गया तो परावर्तन कितना हो जाएगा, परावर्तन कोण भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। आपको 30 डिग्री दिया हुआ था, ये वाला कोण परावर्तन कोण फाइंड करने दिया गया था। तो अगर ये आपका 30 डिग्री दिया हो जाएगा 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये अभिलंब परावर्तक सतह पर 90 डिग्री कोण बनाता है, उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो ये आपका 60 डिग्री बनता है। अगर 30 तो 60 हो जाएगा, और आपतन कोण अगर आपका 60 है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक आपतित किरण है, सीधा ऐसे गया हुआ है, परावर्तक सतह पे सीधा लंबवत गया हुआ है। ये परावर्तक सतह है, इस परावर्तक सतह पे लंबवत एक आपतित किरण गया हुआ है। तो इसका परावर्तन किधर होगा, आपतित किरण अगर ये है तो परावर्तन भी उसी तरह होगा जिस तरह स्कैन मॉडल देखते हैं। तो अगर हम सीधा स्ट्राइक करते हैं तो सीधा वापस रिटर्न आ जाता है, उसी रास्ते से आ जाता है। तो ये आपतित किरण जैसा है उसी तरह से रिटर्न, चूंकि ये सीधा इस पर 90 डिग्री कोण बना, तो परावर्तित किरण भी इसी तरफ हो जाएगा। आपतित किरण भी यही है, परावर्तित किरण भी यही है। ध्यान से समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं हम। ये दर्पण है आपका, दर्पण, और दर्पण पर हम लंबवत एक आपतित किरण भेज दिए हैं, एक आपतित किरण लंबवत गया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है परावर्तित किरण किधर होगा, तो परावर्तित किरण भी उसी रास्ते से वापस आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पर बताइए आपतन कोण कितना होगा। इस जगह पर आपतन कोण कितना होगा उस पर चर्चा करते हैं। इस केस में आपतन कोण आई कितना होगा। तो ध्यान से समझिए दोस्तों कि आपतन कोण कितना होगा। तो चूंकि ये दर्पण है, ठीक, और आपतित किरण इस तरह से आया हुआ है लंबवत, ठीक है, ये आपतित किरण है। ये बिंदु कौन सा बिंदु होगा, ये बिंदु आपका होगा आपतन बिंदु। ठीक है, अगर आपतन बिंदु पर हम अभिलंब ड्रॉ करें तो अभिलंब भी तो इसी रास्ते में होगा, यही होगा, होगा कि नहीं। आपतित किरण भी यही है और अभिलंब भी, चूंकि आपतन बिंदु पर लंबवत होता था, अभिलंब भी आपका यही रह जाएगा। आपतित किरण भी वही है और अभिलंब भी वही है। तो अगर आपसे पूछा गया कि आपतन कोण कितना होता है, तो आपतन कोण किन दोनों के बीच बनता है। आपतन कोण देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण होता है। इस केस में क्या है, आपतित किरण भी यही है और अभिलंब भी यही है। मतलब अगर ये परावर्तक सतह है आपका, ये बोर्ड आपका अगर परावर्तक सतह है और यहाँ पर ये प्रकाश की किरण, आपतित किरण यहाँ पर गई, इस तरह से गई है, तो आपतित किरण भी यही है और अभिलंब भी यही है। तो दोनों के बीच कितना डिग्री कोण बनता होगा, दोनों चूंकि समांतर है, दोनों समांतर हो गया है, तो दोनों के बीच हमेशा 0 डिग्री कोण बनता है। मतलब यहाँ पर आपतन कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। समझ पाए। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। तो यहाँ पर अभिलंब भी यही रह गया, अभिलंब भी वही है और आपतित किरण भी वही रह गया। तो इस केस में एंगल ऑफ आई हो जाएगा 0 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए परावर्तन कोण कितना होगा, कोण आर कितना होगा, ये पूछा जाए आपसे, तो परावर्तन कोण कहने का मतलब, अब देखते हैं परावर्तन कोण। अब जब ये आपतित किरण लंबवत है तो परावर्तित किरण इसी रास्ते से वापस आ जाएगा। तो परावर्तित किरण ये रहा। अब देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण दोनों, ये दोनों फिर से एक दूसरे के पैरेलल हो गया, एक दूसरे के समांतर हो गया।
तो इनके बीच फिर से 0 डिग्री कोण बनेगा। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर आपतन कोण आपका 0 डिग्री, परावर्तन कोण कितना होगा, वो भी 0 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर होता है। परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतन कोण जितना उतना ही परावर्तन कोण भी होता है। तो अगर आपतन कोण आपका 0 डिग्री हो, परावर्तन कोण भी 0 डिग्री ही होगा। ठीक है, ये स्पेशल केस है, ध्यान रखिए इसमें कि आपतित किरण जितना होता है परावर्तित किरण उतना ही होता है। अगर यहाँ पर इस केस में अगर देखते हैं तो आपतित किरण और अभिलंब दोनों एक दूसरे के समांतर हो गए, जिसके कारण उनका एंगल बन गया 0 डिग्री। और जब एंगल आपतन कोण 0 डिग्री हो तो परावर्तन कोण भी आपका 0 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो आज का क्लास यही समाप्त होता है दोस्तों। आगे दर्पण या जो भी टॉपिक आगे होगा उसको हम लोग अगले क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।